जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं प्रेम प्रकाश सैनी एक बार फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीपी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी हम कर रहे हैं एयरफोर्स वाई ग्रुप के रागा पार्ट की प्रैक्टिस सेट सीरीज। उसमें हमने 43 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम करने जा रहे हैं हमारे 44वां प्रैक्टिस सेट, और इस 44वें प्रैक्टिस सेट की PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप तथा व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएगी। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं हो तो जल्दी से जल्दी उनको ज्वाइन कर लीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे आज का प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों। लिखा है 30 छात्रों की एक कक्षा 20 दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है। 10 और छात्र प्रवेश ले लेते हैं, तो इस कार्य को पूरा करने के लिए पहले की तुलना में समय में अंतर ज्ञात कीजिए। हमारे पास 4 विकल्प दे रखे दोस्तों, 12 दिन, 13 दिन, 8 दिन और 5 दिन। प्यारे दोस्तों देखिए, 30 छात्र थे, उस काम को 20 दिन में कर रहे थे। अब 10 छात्र और आगे, यानी कि 40 छात्र हो गए, उस काम को x दिन में पूरा करेंगे। ऐसा ही हम हर बार करते हैं। अब प्यारे दोस्तों, ये 40 गुणे में लिखा है, इसको भाग में लेकर आ जाइए। इस प्रकार हमारे पास आ गया। तो प्यारे दोस्त देखिए, 20 का भाग 40 में 2 बार गया, 2 का भाग 30 में गया दोस्तों 15 बार गया। इसका मतलब हो गया दोस्तों, अब कार्य 15 दिन में कंप्लीट होगा। लेकिन दोस्तों हमें पूछा कि उस कार्य को पूरा करने के लिए पहले की तुलना में समय में अंतर ज्ञात कीजिए। पहले 20 दिन लग रहा था, अब 15 दिन लग रहा है, तो इसका मतलब अंतर हमारे पास आ गया दोस्तों 5 दिन, विकल्प डी। बढ़ते दोस्तों दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है, तो पहली और 5वीं संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों, आप जानते होंगे कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 13 का है। जो बीच वाली संख्या होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, जो औसत है यानी कि 40 हो जाएगी। 40 से पहले 2 संख्या, 40 के बाद 2 संख्या, तो 40 के पहले वाली संख्या हमारे पास हो जाएगी दोस्तों 38 और 36, और उसके बाद दोस्तों ये हमारे पास होगी 42, और ये हमारे पास होगी दोस्तों 44। अब प्यार दोस्तों, हमें नंबर ज्ञात करना है, तो क्या करना है दोस्तों, पहली और 5 संख्या का मल्टीपल, तो इन दोनों को गुणा कर लीजिए। तो हमारे पास आ जाएगा दोस्तों, इनको गुणा कर लीजिए। हम इनको गुणा कर लेते हैं। आप सीधा करनी चाहो तो सीधा ही कर सकते हैं कि 40 का स्कोर -4, उससे भी आपको इस प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। इससे भी ऐसा ही आंसर मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर 6 को 4 से गुणा कीजिए, 6 × 4 हमारे पास हो गया 24, 2 कैरी हो गया। ये 24 हो गए, 24 और 12 हमारे पास 36, 36 और 2 38, 3 कैरी हो गया। 4 × 3 12, 12 + 3 हमारे पास हो गया 15। इस प्रकार हमारे पास इस प्रश्न का आंसर हो गया 1584, विकल्प डी। या फिर दोस्तों आप सीधा करना चाहते थे तो यहाँ पर अंतर कितना है, 4 का, तो यहाँ पर हम करें दोस्तों 40 का स्कोर। 40 का स्कोर हमारे पास आ जाता दोस्तों 1600, 1600 में से 4 का स्कोर यानी कि 16 घटा लेते तो हमारे पास 1584, विकल्प डी इस प्रश्न का आंसर हमें मिल जाता। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है a + 1/a - 3 = 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। प्यार दोस्तों, इसमें एक तो तरीका होता है कि हम a का मान ज्ञात कर लें, जो बहुत ही हार्ड पड़ेगा। हम इसको दूसरे तरीके से करने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा इस प्रकार a - 3 = 5। प्यार दोस्तों काम कीजिए, 5 को आप लिख दीजिए 3 + 2 के रूप में। और दोस्तों हमें करना क्या है, जो यहाँ पर 3 लिखा उसको इस साइड भेज दीजिए। तो हमारे पास बन गया दोस्तों a - 3 + 1/a - 3/2। अब मेरे प्यार दोस्तों, आप सीधा कर सकते हो सीधा कर लो, या फिर आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि x + 1/x = 2 आ जाए, तो हमारे पास x की घात n + 1/x की घात n बराबर कितना होगा, 2 होगा। हमेशा इसका मान 2 होगा। यहाँ पर दोस्तों x की जगह लिखा हुआ है a - 3, a - 3 लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 आ जाएगा, विकल्प सी। बढ़ते हैं दोस्तों चौथे प्रश्न की ओर।
चौथा प्रश्न लिखा दोस्तों, ए की आय का 5%, बी की आय के 15% के बराबर है, बी की आय का 10%, सी की आय के 20% के बराबर है। यदि सी की आय 2000 है तो ए, बी और सी की कुल आय ज्ञात कीजिए। प्यार दोस्तों, कुल आय ज्ञात करने से पहले हमारे पास ए, बी और सी का अनुपात आना चाहिए। तो दोस्तों प्रश्न में लिखा है ए की आय का 5% बराबर बी की आय का 15%। बट्टे में हम दोस्तों 100 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 100 से 100 कट जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों दूसरी बार लिखा है बी की आय का 10% बराबर है सी की आय के 20% के बराबर। इस प्रकार हम इसको लिख लेते हैं दोस्तों। अब दोस्तों आगे देखिए, ए और बी का अनुपात ज्ञात कर लेते हैं और बी और सी का अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। तो ए बट्टा बी हमारे पास जाएगा दोस्तों 15/5 यानी कि 3:1। उसी प्रकार दोस्तों बी बट्टा सी हमारे पास आ जाएगा 20/10 यानी कि 2/1। ये हमारे पास अनुपात आ गए। अब दोस्तों हमें ए, बी और सी का संयुक्त अनुपात ज्ञात कर लेना है। तो प्यार दोस्तों देखिए हम कैसे करेंगे। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया। 3:1, 2:1। इनको यहाँ पर गुणा कर लीजिए। तो ए, बी, सी का अनुपात आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 6। 3 दूनी 6, 2 और 1। ये हमारे पास ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया। अब प्यार दोस्त हमें क्या दे रखा है, सी की आय दे रखी है। सी की आय दे रखी है 2000। सी का अनुपात कितना है, 1। हमें पूछा क्या, उससे हम गुणा कर लेते हैं। हमें पूछा ए प्लस बी प्लस सी की कुल आय, तो इनका योग कर लीजिए, अनुपातों का योग। 6 और 2 8 + 1 9। ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए 9 × 2 हमारे पास हो गया 18 और 3 0 का 3 0। विकल्प 20% का राइट आंसर है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रशांत अपनी कार से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से दिल्ली से लखनऊ जा रहा है। आधी दूरी तय करने के बाद वह अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता है। तो संपूर्ण यात्रा के दौरान औसत गति ज्ञात कीजिए। प्यार दोस्तों यहाँ पर दे रखा आधी दूरी, यानी कि पहले जितनी दूरी तय करी उतनी ही दूरी उसने 20 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड घटाकर तय की। तो हम औसत ज्ञात करने के लिए फॉर्मूले अप्लाई कर लेंगे दोस्तों, 2xy/x + y। ये हम तभी ज्ञात करते हैं जब दूरी को 2 समान भागों में विभाजित किया जाता है। तो प्यार दोस्त देखिए, पहले स्पीड हमारी थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, उसमें 20 की कमी कर दी, तो हमारे पास नई स्पीड आ गई दोस्तों 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम इसमें औसत ज्ञात कर लेते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला पहले से है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए ये हो गया 2 × x हो गया 60 × 40/60 + 40। प्यार दोस्तों हम जानते हैं कि 60 + 40 ये हमारा हो गया दोस्तों 100। 2 0 से हम 2 0 काट लेते हैं, तो हमारा गुणा क्या बच गया दोस्तों, 2 × 6 × 4। 2 × 6 हो गया हमारा 12, 12 × 4 हमारा हो गया दोस्तों 48, 48 किलोमीटर पर हर इनकी एवरेज स्पीड आ गई। विकल्प डी। छठा प्रश्न है हमारा दोस्तों, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 60% दान कर देता है, बाकी अपने बच्चों को दे देता है। बच्चों को दी गई राशि, वह राशि कितने प्रतिशत थी जो दान में दी गई। बहुत ही आसान प्रश्न दोस्तों, आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए। प्रश्न लिखा है दोस्तों 100 रुपये थी, उसमें से 60 रुपये इसने डोनेशन कर दिया। 100 का 60% यानी कि 60 रुपये डोनेशन कर दिए। पीछे बच्चे दोस्तों 40 रुपये, ये 40 रुपये अपने बच्चे को दे दिए। हमें पूछा दोस्तों जो बच्चों को राशि दी गई वो दान में दी गई राशि का कितना प्रतिशत है। तो प्यारे दोस्तों बच्चों को दी 40%, दान में दी 60% × 100। हम प्रतिशत ज्ञात कर लेते हैं। तो प्यार दोस्तों 1 0 से 1 0 कट गया, 4/6 यानी कि दोस्तों हमारे पास आ गया 2/3 × 100। और हम जानते हैं कि दोस्तों 2/3 का मतलब होता है हमारा 66.66 यानी कि 66.67 हो गया। विकल्प बी।
बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? प्रोबेबिलिटी क्या नहीं हो सकती? प्यारे दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी हमेशा कभी भी एक से बड़ी नहीं आएगी। एक के बराबर हो सकती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऐसा कभी नहीं होगा कि एक से बड़ी आ जाए। प्रोबेबिलिटी हमेशा एक से छोटी होती है। और प्यारे दोस्तों जहाँ पर एक से बड़ी संख्या लिखी होगी वो संख्या हमारा आंसर नहीं होगा। या फिर प्रोबेबिलिटी को हम दोस्तों लिख सकते हैं प्रतिशत में 100% के बराबर। ये भी हमें ध्यान रखना होगा। 3/5 एक से छोटी है तो ये हो सकती है। 3 यहाँ पर दोस्तों एक से बड़ा, ये कभी भी किसी की प्रायिकता नहीं हो सकती। 77% 100% से छोटा है तो ये भी प्रायिकता हो सकती है। और 0.01 ये एक से छोटा है तो ये भी हमारी क्या है, प्रायिकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों विकल्प बी। 8वां प्रश्न हमारा दोस्तों, साइन थीटा इक्वल टू कोस 5 थीटा फाइंड कोस 2 थीटा। मेरे प्यार दोस्तों आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद होगी तो आपको पता होगा कि हम जानते हैं कि साइन 30 का मान और कोस 60 का मान हमेशा बराबर होता है। साइन 45 का मान बराबर किसके होता है दोस्तों, कोस 45 के बराबर। उसी प्रकार दोस्तों हम जानते हैं कि साइन 60 का मान होगा वो कोस 30 के बराबर होगा। और दोस्तों साइन 90 का मान हमेशा कोस 0 के बराबर होता है। उसी प्रकार दोस्तों एक बच गया हमारा, साइन 0 बराबर हमेशा क्या होता है दोस्तों, कोस 90 होता। मेरे प्यार दोस्तों इन सभी को ध्यान से देखिए, आपको क्या पता चल रहा है। 30 + 60 हमारा 90 होता है, 45 + 45 90 होता है, 60 + 30 90, 90 + 0 90, 0 + 90 हमेशा क्या होगा दोस्तों, 90 होगा। इसका मतलब हो गया दोस्तों साइन और कोस तभी बराबर होंगे जब उनके थीटा का मान उनका योग 90 डिग्री हो। तो यहाँ पर दोस्त देखिए थीटा + 5 थीटा ये हमारा हो गया दोस्तों 90। तो इनका सम कितना हो गया दोस्तों, 6 थीटा हो गया इक्वस टू 90। तो थीटा इक्वस टू 90/6 यानी कि दोस्तों हमारा कितना हो गया, 15 हो गया। अब प्यार दोस्त हमें पूछा है कोस 2 थीटा का मान। थीटा का मान 15 है तो 2 थीटा का मान हमारा हो जाएगा दोस्तों 15 × 2 यानी कि 30 हो जाएगा। और कोस 30 का मान आपको त्रिकोणमिति टेबल से याद रखना होगा, कोस 30 का मान होता है हमेशा √3/2 यानी विकल्प बी इस प्रश्न का आंसर है। बढ़ते दोस्तों 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है महाजनपद काल में गांधार की राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों आपको बता दें गांधार की राजधानी हमारे क्या थी, तक्षशिला थी। और दोस्तों देखिए गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। गांधार 16 महाजनपदों में से एक था जिसका वर्तमान स्थान अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में है। गांधार का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में मिलता है जो एक बौद्ध ग्रंथ है। और दोस्तों 327 ईसा पूर्व गांधार को महान सिकंदर ने जीत लिया था। कुल महाजनपद कितने थे, 16 थे, अर्थात प्राचीन भारत में 16 प्रमुख राज्य थे। और दोस्तों देखिए अवंती की राजधानी उज्जैन है, कंबोज की राजधानी हमारी राजपुर है और काशी की राजधानी वाराणसी है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इंडिका किसके द्वारा लिखी गई? स्ट्रेबो, मेगास्थनीज, जस्टिन या फिर प्लिनी? प्यार दोस्तों आपको पता होना चाहिए इंडिका मौर्य काल की पुस्तक है और इसके लेखक कौन है, मेगास्थनीज थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूत बनकर रहे थे। और दोस्तों देखिए इंडिका मौर्य कालीन प्राचीन पुस्तक है। इसमें दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप में मौर्य प्रशासन और सैन्य संगठन के बारे में जानकारी मिलती है। लिखने वाला कौन है, मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत में आया था। और दोस्तों इसके बारे में सारी जानकारी दे रखी है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, शेख मुजीबुर रहमान या फिर वल्लभ भाई पटेल? तो प्यार दोस्त इसका आंसर हो गया खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। उन्हें बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्त देखिए अन्य व्यक्तियों के नाम अजातशत्रु किसको बोलते हैं, राजेंद्र प्रसाद को, बाबूजी जगजीवन राम, बंगाल केसरी आशुतोष बनर्जी को,
भारतीय फिल्मों के कुल पिता दादा साहेब फाल्के और हॉकी विजार्ड ध्यानचंद को कहा जाता है। बढ़ते दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारतीय संघ के उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। उपाध्यक्ष मतलब हो गया दोस्तों हमारा वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति हो गया। और दोस्तों अध्यक्ष कह दे, अध्यक्ष हमारा क्या होता है, राष्ट्रपति होता है। ध्यान रखना दोस्तों उपराष्ट्रपति यानी उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करते हैं, संसद के दोनों सदस्य करते हैं। केवल संसद के सदस्य ही उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ये आपको याद रखना होगा। और उपराष्ट्रपति हमेशा राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगर हमें पूछ लेता दोस्तों कि प्रेसिडेंट का चुनाव को कौन कौन भाग लेते हैं, तो प्रेसिडेंट के चुनाव में भाग लेते हैं दोस्तों संसद के सदस्य और विधानसभाओं के सदस्य। और इसमें दोस्तों दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा सदस्य भी भाग लेते हैं। और संसद के सदस्य में दोस्तों केवल चुने हुए सदस्य ही भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। और दोस्तों देखिए यहाँ पर लिखा है अनुच्छेद 67 के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है और इसमें कौन कौन भाग लेते हैं ये सारा लिखा हुआ है। और दोस्तों देखिए उपराष्ट्रपति के लिए योग्यता ये 3 योग्यताएं हैं, ये आपको याद रखनी होगी। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए और राज्य के परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने की योग्यता रखता हो। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत की मिलेनियम सिटी किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया दोस्तों गुरुग्राम। अगला प्रश्न हमारा ओजोन गैस वायुमंडल की किस परत में मौजूद होती है। ये आपको याद रखना होगा दोस्तों, मेसोस्फीयर, समताप मंडल, आयन मंडल, ट्रोपोस्फीयर। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। यहाँ पर दोस्तों ओजोन गैस के बारे में सारी जानकारी दे रखी है, आपको याद होनी चाहिए। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दी गई आकृति में कितने रेक्टेंगल हैं जो स्क्वायर नहीं है। हमें केवल आयत देखना है जो स्क्वायर नहीं है। तो प्यार दोस्तों हम इसको काउंट करना स्टार्ट करते हैं। हम सिंगल सिंगल लेते हैं पहले 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। और दोस्तों देखिए हमारा अगला ये वाला हो जाएगा 9, ये हमारा अगला हो जाएगा 10, ये हमारा अगला हो जाएगा 11 और ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 12। अब तक हमने 12 काउंट कर लिए। और दोस्तों देखिए और हमारा बच गया ये बड़ा वाला 13, ये हमारा बच गया 14, ये हमारा बच गया 15 और ये हमारा बच गया दोस्तों 16 हो गया। तो इस प्रकार हमारे पास केवल आयत कितने हैं दोस्तों 16 है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है फाइंड द मिसिंग नंबर ऑफ दिस सीरीज। हमें इस सीरीज में मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों आपको पता होगा मिसिंग नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम इनके बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। तो डिफरेंस फाइंड आउट कीजिए दोस्तों, कितना है 0 हो गया, 9 में से 7 के पीछे बच गया 2 और दोस्तों 12 में से 10 के पीछे बच गया हमारा 2 यानी कि 220 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। 10 में से 3 गया, पीछे बच गया हमारा 7 बच गया। और दोस्त देखिए यहाँ पर बच गया 6, 6 में से 6 गया, पीछे बच गया 0 और दोस्तों 9 और दोस्तों 10 में से 8 के पीछे बच गया 2। अब दोस्तों अगले 2 का हम डिफरेंट फाइंड आउट करते हैं, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्त देखिए 13 में से 9 के पीछे बच गया हमारा 4। उसके बाद दोस्तों 6 में से 1 चला गया, पीछे बचा 5, 15 में से 6 के 15 में से 6 जाने पर हमारे पास बचेगा दोस्तों 9 और से 6 गया, पीछे बच गया हमारा 1। और दोस्तों देखिए इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, सीरीज के डिफरेंस में डिफरेंस। यहाँ पर 13 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर 13 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर भी 13 का डिफरेंस आना चाहिए। तो दोस्तों 194 में से 13 गए तो पीछे हमारा बच जाएगा दोस्तों, यहाँ पर पहले बचेगा 1, फिर दोस्तों 13 घटाना तो 9 में से 1 गया, पीछे बच गया दोस्तों 8 और 1 का 1। यानी कि दोस्तों जो भी नंबर होगा जो 6, 6, 9 से 1, 8, 1 कम हो जाएगा। तो 9 में से 1 गया, पीछे बच गया 8। इधर दोस्तों 16 में से 8 गया, पीछे बचा हमारा 8 और दोस्तों 5 में से 1 गया, पीछे बच गया 4। विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में वह शब्द चुनिए
जो दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता। तो प्यारे दोस्तों देखिए, पहला हमारा वर्ड में लिखा है HOISTS। तो यहाँ पर दोस्तों H भी आ रहा है, O भी है, I भी है, STS भी, ये तो वर्ड मिल रहा है। अगला लिखा है CHIPS। तो यहाँ पर दोस्तों CHIPS भी है। अगला दोस्त देखिए फोटोज। फोटोज में O 2 बार आ रहा है, लेकिन इसमें 2 बार नहीं आ रहा है। तो फोटोज इस शब्द से नहीं बनाया जा सकता। इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया विकल्प सी। बढ़ते दोस्तों 19वां प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न है, दी गई आकृति में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई है। तो प्यारे दोस्तों पहली आकृति में है नहीं, दूसरे में भी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, तीसरी में भी नहीं है, लेकिन चौथे में ऐसा दिख रहा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया दोस्तों हमारा विकल्प डी। यहाँ पर ऐसी आकृति दिख रही है। बढ़ते दोस्तों 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न है, सेलेक्ट द फिगर विच विल कम नेक्स्ट इन द फ्लोइंग सीरीज। तो प्यार दोस्त देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा फिगर आएगा। तो इसमें ध्यान से देखिए दोस्तों क्या चेंज हो रहा है। इसमें ये पहली आकृति इस प्रकार गई, ये हमारे आगे आ गई, ये हमारे आगे आ गई, और ये हमारी दोस्तों फिर से आगे आ गई, और ये हमारी इस तरफ चली गई। यानी कि दोस्तों हमारी कुल मिला के इस प्रकार की आकृति चल रही है। यहाँ पर पहले इस तरफ गया, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर आगे और फिर आगे। सेम ऐसा इसी में दे रखा है, आगे भी ऐसा ही है, तो इसमें भी ऐसा ही आएगा। तो दोस्तों त्रिभुज आ जाएगा हमारा बाहर, और ये हमारा आ जाएगा अंदर। तो ऐसा किस में दे रखा दोस्तों, केवल विकल्प हमारा भी ऐसा दे रखा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया विकल्प बी। बढ़ते हैं दोस्तों 21वें प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न भी वही है कि हमें नेक्स्ट फिगर फाइंड आउट करना, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा फिगर आएगा। प्यार दोस्तों इन दोनों को ध्यान से देखिए। यहाँ पर दोस्तों इसकी वर्दी हो रही है, तो ये चेंज हो रहा है। आई बात मुझे दोस्तों। प्यार दोस्तों यहाँ पर देखिए तीर में वर्दी हुई, तो ये चेंज हो गए। और दोस्त देखिए, फिर दोस्त देखिए इनमें वर्दी हुई, तो हमारा तीर की डायरेक्शन चेंज हो गई। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए तीर में वर्दी होगी और इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो तीर में वर्दी दोस्तों केवल विकल्प सी ही में दे रखा है, इसी दिशा में। तो विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। बढ़ते दोस्तों 22वें प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न है, सभी डॉन भोले हैं, सभी भोले राक्षस है। तो हम पहले दोस्तों फिगर बना लेते हैं, जिससे क्या होगा हमें प्रश्न समझने में आसानी होगी। ये हम दोस्तों बना लेते हैं कि भी सभी डॉन हैं। सभी डॉन हमारे क्या दोस्तों भोले हैं। तो हम इसके ऊपर क्या कर लेते दोस्तों, थोड़ा बड़ा करके भोले को बना लेते हैं। ये हमारे पास हो गया। और दोस्तों प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, प्रश्न में लिखा है कि सभी भोले राक्षस हैं। तो हम दोस्तों एक और इसके ऊपर घेरा बना लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा दोस्तों, ये इसके ऊपर आ गया। ये हमारा क्या आ गया दोस्तों, सभी भोले राक्षस हैं। अब दोस्तों निष्कर्ष पढ़िए। निष्कर्ष में लिखा है सभी डॉन राक्षस है। ये हमारे डॉन सबसे अंदर आ गए और राक्षस सबसे बाहर। तो यानी कि सभी डॉन राक्षस है, पहला स्टेटमेंट राइट है। दूसरा दोस्तों लिखा है कुछ भोले डॉन है। ये बीच वाला घेरा है दोस्तों हमारे जो भोले को दर्शा रहा है। इसमें से जो बीच वाले हैं वो डॉन भी, यानी कि कुछ भोले डॉन है। सेकेंड स्टेटमेंट भी राइट है। तो दोनों स्टेटमेंट राइट है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया विकल्प सी। बढ़ते दोस्तों 23वें प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न है, कौन सी उत्तर आकृति स्वरूप को पूरा करेगी। तो प्यार दोस्तों ध्यान से देखिए, कम से कम फिगर में इस प्रकार की आकृति जरूर आएगी। तो विकल्प डी तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर सर्किल दे दिया, और विकल्प बी भी होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर एक लाइन एक्स्ट्रा दे दी। और प्यार दोस्तों देखिए इन दोनों विकल्पों में से यहाँ पर ये लाइन एक्स्ट्रा आ गई जो नहीं आने चाहिए थी। तो प्यार दोस्तों ये लाइन एक्स्ट्रा आ गई, तो ये भी विकल्प होगा नहीं। तो बचा हुआ विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसी निश्चित कोड भाषा में किट सेट लीड को सेव मी सर लिखा है, सेट पो मोड को सर इज गुड लिखा है, टेप मोड किट को इज मी केक लिखा है, पो लेस्ट नोट को गुड एंड बेड लिखा है। तो सेव के लिए कोड क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों सबसे पहले देखिए हमारा सेव लिखा हुआ कहाँ है,
सेव हमारा आ गया दोस्तों यहाँ पर। और दोस्तों देखिए सेव कहीं और पे लिखा है क्या, सेव सेव कहीं पे भी नहीं है। तो हम दोस्तों एक चेक करते हैं मी और सर कहाँ पे लिखा हुआ। यहाँ पर दोस्तों सर लिखा है, यहाँ पर सर लिखा है, और सर का कोड दोस्तों हो जाएगा, हमारे दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, सेट मिल रहा है। तो सर का कोड हमारा हो गया दोस्तों सेट हो गया। अब दोस्तों हम चेक करते हैं मी दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है और दोस्तों मी यहाँ पर लिखा है। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है दोस्तों, किट दोनों में मिल रहा है। तो बचा हुआ दोस्तों जो भी होगा वो हमारा सेव का कोडवर्ड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, LID विकल्प डी इस प्रश्न का आंसर हो गया। बढ़ते दोस्तों 25वें प्रश्न की ओर। पच्चीसवां प्रश्न हमारा, उस आकृति का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। यहाँ पर दोस्तों लाइन आ रखी, इसको आप भिन्न नहीं मानना है। तो प्यार दोस्तों देखिए सब में कौन सा लेटर मिसमैच हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों अगर मैं पहले और दूसरे में बात करूँ तो यहाँ पर बी दिख रहा है, यहाँ पर ए दिख रहा है, एक चेंज आ रहा है। यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए। इसका मतलब क्या हो गया, विकल्प बी हमारा क्या है, भिन्न है, इसमें बी आ रखा है, जबकि सब में क्या आ रखा हमारा, ए आ रखा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया दोस्तों हमारा विकल्प बी। हमारा अगला प्रश्न है, उस आकृति का चयन करना है जो अन्य से भिन्न है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए कौन सी आकृति आएगी। तो प्यारे दोस्तों इन फिगर को ध्यान से देखिए, इनमें क्या चेंज आ रहा है। यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे, यहाँ पर भी ऐसे ही घूम रहे, यहाँ पर भी ऐसे ही घूम रहे। और दोस्तों इसमें एक खास बात क्या मिल रही है, ये कॉर्नर वाला डार्क आ रहा है। तो यहाँ पर लास्ट में पेंटागन दे रखा, तो ये डार्क आ जाएगा। ऐसा केवल विकल्प सी और विकल्प डी में, तो दोनों विकल्पों में से एक होगा। और प्यार दोस्त देखिए सबसे आगे हमारा स्टार आ रहा है, लेकिन इसमें ट्रायंगल आ गया, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया विकल्प डी। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उस आकृति को चयन कीजिए जो श्रृंखला में अगली आएगी। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें देखिए पहले में कुछ खास नहीं मिल रहा है दोस्तों। यहाँ पर ट्रायंगल अपनी जगह है, स्क्वायर अपनी जगह आ रहा है, और एक अधिक साइड वाली हमारे पास डायग्राम मिल गया। यहाँ पर दोस्त देखिए फिर से अपनी जगह, यहाँ पर 5 भुजा, यहाँ पर 6 भुजा वाली आकृति आ गई। तो इसी प्रकार दोस्तों जो भी आएगी इसमें 7 भुजाओं वाली आकृति आएगी और बाकी चारों को सेम रखेगी। तो दोस्तों देखिए विकल्प डी में है नहीं, विकल्प बी तो वैसे ही होगा नहीं, विकल्प सी में यहाँ पर सीक्वेंस चेंज कर दे तो ये आंसर होगा नहीं। तो विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। तो हम जानते हैं कि दोस्तों जनरल इंग्लिश में बट हो, एंड हो या फिर सो, ये सभी क्या है, कंजक्शन है। ओन हमारा कंजक्शन नहीं है, तो विषम क्या हो गया दोस्तों, ओन हो गया। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सा चित्र ठोस धातु और गैस के बीच के संबंध को सबसे बेहतर चित्रण करता है। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, कुछ ठोस धातु हो सकते हैं लेकिन सभी ठोस धातु नहीं होते हैं। लेकिन दोस्तों गैस ना धातु होती है ना ठोस होती है, तो ऐसा विकल्प डी में दे रखा, ये हमारा दोस्तों हो गया गैस, यहाँ पर हमारा दोस्तों हो जाएगा ठोस, और यहाँ पर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया विकल्प डी हो गया। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा है, विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। प्यार दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम 3 × 2 हमारा कितना होता है दोस्तों, 6 होता है। और दोस्तों 3 × 3 हमारे पास हो गया दोस्तों 9 हो गया। ऐसा हमें कुछ मिल रहा है। और ट्राई करते दोस्तों अगले में, 6 × 13, 6 × 13 हमारे पास हो गया दोस्तों 78 हो गया।
अब यहाँ पर दोस्तों हम 6 इंटू 6 कर रहे, 36 नहीं आ रहा। तो प्यार दोस्तों इसमें क्या मिल रहा है कि जो गुणा करने पर आ रहा है उसमें पहले वाली संख्या ऐड कर लीजिए। तो 6 + 3 हमारा हो रहा है 9। उसी प्रकार दोस्त देखिए 78 में हम 6 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ रहा है दोस्तों 84 आ रहा है। तो आगे दोस्तों इसी प्रकार आ जाएगी हमारी 8 इंटू एक्स प्लस 8 बराबर 48। यहाँ पर दोस्तों 8 इधर चला गया तो पीछे बच गया हमारा 40। 8x बराबर 40, तो x बराबर 40/8 यानी कि 5 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 5 हमारा विकल्प बी में दे रखा, सॉरी विकल्प सी में दे रखा है। मेरे प्यारे दोस्तों आज का हमारा पेपर यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको पेपर पसंद आया होगा और आपके सारे क्वेश्चन राइट होंगे। अब दोस्तों आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगला पेपर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।